हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये है हमारा एक रिवीजन सेशन। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाने वाली, टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज यू ऑल नो, मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादून एंड वेलकम टू द क्लास। एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है स्टूडेंट्स जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट CBSE की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ डिफरेंट चैनल फॉर स्टेट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी डाउट आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, और इसी बात पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि ये जो पर्टिकुलर मेरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से 1950 से लेके 1990 तक इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। बिकॉज इफ वी स्टडी अबाउट द इंडिपेंडेंस पार्ट, है ना, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो क्या हुआ था, हमारे पास जो इकोनॉमी आई थी वो इतनी ज़्यादा वेल फंक्शन नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ब्रोकन इकोनॉमी आई थी, डिप्लीटेड इकोनॉमी आई थी, राइट, बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मतलब जितना भी नेगेटिव पोर्शन आप बोल सकते हो ना, हमें सब मिला था। बिकॉज वी केम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे हमारे इंडिया को क्या बोला जाता था, वेरी प्रॉस्परस इन नेचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल्दी, बहुत ही ज़्यादा सोने की चिड़िया आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से टैग्स हमें मिले हुए थे। मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है कि हमारी इकोनॉमी कैसी मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस इन नेचर, हम क्या बोलते थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी है। साथ ही में वी आर वेरी सेल्फ रिलायंट। और थर्ड पॉइंट क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग रिच थे इन टर्म्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज वर्ल्ड फेमस थी, वी यूज्ड टू एंजॉय मोनोपोली इन दैट। लेकिन इवेंचुअली ब्रिटिशर्स केम फॉर ट्रेडिंग, देन दे बिकेम द रूलर्स ऑफ अ कंट्री, एंड हाउ दे एक्सप्लॉइटेड अ कंट्री वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेयर इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। अब जो हम लोग पढ़ने वाले रिवीजन में, अब बात आ रही है थोड़ी आगे की, जब हमारे पास इंडिपेंडेंस आ गया, अब सारी गाड़ी के जो हाथ में पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे पास है। नाउ नो वन इज रूलिंग ओवर अस, वी आर रूलिंग आवरसेल्व्स। तो अब हमने किस तरीके से अपनी कंट्री को अंडर डेवलप, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट करते करते अब हम इस स्टेज पे आ गए दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग द टैग ऑफ डेवलप्ड कंट्री। तो ये कैसे फेजेस चेंज हुए हैं उसको हमें पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 भी इसका आएगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द होल रिवीजन इन पार्ट 1। सो विद इन पार्ट 2 बोथ मीन्स दोनों पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इनिशियली वी विल हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन और व्हाट हैपेंड, हाउ हैपेंड, और किस तरीके से हमारा सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। देन इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप देख सकते हो। देन वी विल स्टडी अबाउट द 5 ईयर प्लान्स, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पोर्शन है बहुत लेंदी भी है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हमें पूछे जाते हैं, दैट इज़ द एग्रीकल्चर पार्ट। आप समझना कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे बहुत बात करी गई है आपके पूरे चैप्टर्स में। स्टार्टिंग वाले चैप्टर में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, सिमिलरली स्पेशली वाले चैप्टर में भी आप देखोगे कि एग्रीकल्चर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। और साथ ही में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड भी पढ़ेंगे, एंड विल स्टडी अबाउट द क्रिटिकल अप्रेजल, जिसको एनालिसिस भी आप बोल सकते हो, इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो कि कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है इन दीज ईयर्स। क्लियर? सो एज यू ऑल नो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास जो आया था इंडियन इकोनॉमी, इट वाज नॉट वेल फंक्शनड, बिल्कुल भी सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी मुझे मिली थी। तो हर एक चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस क्रूशियल टाइम पे मैनेज करना, राइट। सो ऑन 15th August 1947 इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम 200 years of British rule. Finally, India became the master of its destiny, and the job of building the nation is now in the hands of the people of India. After independence, it was necessary to build the stagnant economy into a journey of developing country. जो मैंने अभी आपको पूरा सिनेरियो समझाया, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। Therefore, the Indian leaders had to decide on an economic system that would be most appropriate for the nation and that would facilitate public welfare. देखो उस टाइम पे पब्लिक वेलफेयर क्यों इतना ज़रूरी था, बिकॉज जिस तरह से इकोनॉमी हमें मिली थी, अगर इकोनॉमी इतना सफ़र कर रही है तो जो लोग उस इकोनॉमी में रह रहे हैं वो कितना सफ़र कर रहे होंगे। देयर वर नो जॉब्स, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी था, बहुत ही ज़्यादा हंगर वाला एक सिचुएशन था, फेमाइंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, डिजीज़ वगैरह के लिए कोई कंट्रोल नहीं था, पब्लिक फैसिलिटीज़ थी नहीं। तो मतलब अगर डेमोग्राफिक कंडीशंस की हम बात करते हैं, द पीपल ऑफ आवर कंट्री वर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ। सिंपल सी बात है, दे वर नॉट लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, उनके लिए भी बहुत बेसिक चीज़ों का अटेन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमें पता था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा। इवेंचुअली उनका एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके अपनी कंट्री को वापस उस स्टेट पे लेके आना है जहाँ पे वो डेवलप
हो पाए, ठीक है। लेकिन अगर इनिशियल ईयर्स की हम बात करते हैं, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर अस टू डू, बिकॉज हम चाहते थे कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़े, राइट। तो हमें चूज करना था कि किस तरीके से मेरा सिस्टम रहने वाला है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहेगा, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, हु इज गोइंग टू हेल्प मी एंड हु इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ये सारी चीज़ें मुझे फिगर आउट करनी थी, राइट। ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स का पूरा हम लोग को इतना झंझट क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, और अगर मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है मुझे उनको ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको इस एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, इनकम, जैसे आपके पेरेंट्स है ना, उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम आता है, उसमें से आपकी बस की फीस, आपकी स्कूल की फीस, आपकी बुक्स की फीस, जो आपकी फीस है, साथ में जो कोचिंग वगैरह, लिमिटेड अमाउंट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करके वो पैसा खर्च करने को रेडी हैं, ये भी तो इकोनॉमिक्स है, राइट। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स बहुत ही रियल लाइफ और डेली लाइफ से रिलेटेड हमारा ये सब्जेक्ट है, डेली बेसिस पे हमें सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। तो इसलिए हमें ये समझना है स्टूडेंट्स कि जब मैं बात करूँ यहाँ पे स्केर्सिटी की, ऐसी इकोनॉमी भी बहुत कम रिसोर्सेज हैं, है ना, और ऊपर से उन रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इसलिए हमारे पास क्या आता है, वी कॉल इट एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी आपको कुछ चूज करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं करना, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके पास लिमिटेड ही इनकम है, लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं, तो कैसे उसको खर्च करोगे ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी इकोनॉमी में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। पहला मेरे पास होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, पहले तो मुझे क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये मेरा पहला क्वेश्चन रहता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। So it includes deciding which goods and services and in what quantity must be produced in a country. A country has limited resources like land, labor and capital. Thus it is essential to decide what goods must be produced and in what quantity. कितने goods बनाने, कितनी quantity में बनाएं, ये सारी चीज़ें आपको make sure करना रहता है। किस केस में, जब हम बात करते हैं what to produce में। जैसे कि आपने देखा था इनिशियल ईयर्स में हम एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमें पता था कि एग्रीकल्चर के लिए भी मुझे इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, है ना, हमें एग्रीकल्चर के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमें वही एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो हमने प्रायोरिटाइज किया कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देना पड़ेगा, तभी बाकी इंडस्ट्रीज भी वर्क कर पाएंगी। सो दैट इज़ वाई व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी में आ गया कि हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर फूड गेन्स को बढ़ाना है, इतना बनाना है कि वो मार्केटेबल सरप्लस हो पाए, ठीक है। तो ये हमने किस में डिसाइड किया था, व्हाट टू प्रोड्यूस में। नेक्स्ट मेरे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो। मेथड हमारे 2 मेथड है, एक है मेरे पास कैपिटल इंटेंसिव मेथड या टेक्निक बोल सकते हो, और एक है मेरे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक या मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि आप कैसे सामान बनाओगे, आपने पहले सोच लिया कि मुझे इतना सामान बनाना है और ये सामान बनाना है। अब क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, दैट इन थ्रू विच मेथड यू आर गोइंग टू डेवलप इट। अब यहाँ पे जब मेथड की मैं बात करती हूँ, मेथड का मतलब क्या है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। स्ट्रैटेजी इन द सेंस, अगर मेरे पास ज़्यादा लेबर है, ज़्यादा लोग हैं मेरे पास, जैसे कि इंडिया के केस में वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, है ना, तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो काम करना सीखेंगे। तो वो क्या होता है मेरे पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास कैपिटल इंटेंसिव, यूजली वो कंट्रीज प्रेफर करती हैं जहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, या जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तभी तो वो आउटसोर्स करते हैं। कितने सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी के थ्रू, इंडिया के इतने सारे लोग हैं जो काम करते हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। वाई दे आर वर्किंग, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेबर नहीं है, सो दे रिक्रूट, दे आउटसोर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो मेरे पास 2 टेक्निक्स आती हैं, कौन कौन सी, जल्दी सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। पहला है मेरे पास कैपिटल इंटेंसिव एंड सेकेंड वी हैव इज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक, राइट। तो पहला क्या आता है मेरे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, एंड सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, हाउ टू प्रोड्यूस, और हमारी कौन सी टेक्निक्स रहने वाली हैं। क्लियर, समझ आ गया सभी को ये वाला पोर्शन। जल्दी सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्विकली। डन, हियर इट इज रिटन टू, जैसे कि आप देख सकते हो, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर रिटन फॉर यू। फाइन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पोर्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1।
Now, labor intensive goods are produced with more labor and less capital involved, whereas capital intensive is used more capital and less labor. अपने आप नाम से ही मुझे क्लियर है. लास्ट वन मेरे पास आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस. इसका मतलब क्या है कि आपके एंड यूजर्स कौन हैं. अल्टीमेटली आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, कर किसके लिए रहे हो? फॉर whom you are actually producing the goods. तो इसमें क्या होता है? It involves deciding which goods are to be produced and for which section of society. That is, who will consume the goods. For example, all sections of society require essential goods like wheat, rice, but there is a demand of luxury goods by few sections of a society. So the government creates a balance between the two. आपको पता है, एक मेरे पास होते हैं बेसिक नेसेसरी वाले गुड्स, जैसे कि राशन, ग्रॉसरी, है ना. तो ये सब हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट जो सबको जरूरत पड़ती है. एक मेरे पास होते हैं बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गुड्स, जेमस्टोन्स हो गए, ज्वेलरी, ये सब हर कोई नहीं खरीदता है ना. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट बेसिकली. सो दैट इज वाई आप जो भी सामान बना रहे हो, आप किसके लिए बना रहे हो ये भी डिफाइन होता है. क्लियर. तो वो किस में आता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस. इसका मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका कंज्यूमर होने कौन वाला है, हु विल बी गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस. सो किस में आता है मेरे पास? फॉर होम टू प्रोड्यूस में. क्लियर. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. Done. Now we have types of economic system. Again a very important portion for all of you. तो इकोनॉमिक सिस्टम हमने इसको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है ना, जब हमने आपको ग्रेट डिप्रेशन वाला फेज पढ़ाया था 1929. रिमेंबर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग नंबर चैप्टर नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में हमने ग्रेट डिप्रेशन भी पढ़ा है. उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा था. तो एक मेरे पास होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हमेशा ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मेजर कौन है, कैप्टन कौन है. भाई प्राइवेट सेक्टर कैप्टन है, बस याद रखना. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैप्टन कौन है? दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर. ये वो इकोनॉमी है जो प्योरली वर्क करती है फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. इनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ इकोनॉमी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट वी हैव इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. सोशलिस्टिक इकोनॉमी से याद रखना कि सोशलिस्टिक में क्या आ रहा है? सोसाइटी. ऐसे याद रखो, सोसाइटी के लिए कौन काम करता है, किसको बोला जाता है कि सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए? हमेशा गवर्नमेंट को बोलते हैं. सो दैट इज वाई इसका मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग. जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ओन्ड, उसको यूज कैसे करना है, हर एक चीज कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो किसमें रहेगा? दैट इज योर गवर्नमेंट. सो रिमेंबर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैप्टन कौन है? प्राइवेट सेक्टर. सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोसाइटी के लिए कौन करेगा? दैट इज योर गवर्नमेंट सेक्टर. तो ये दो मेरे पास सेक्टर होते हैं. थर्ड मेरे पास क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू, दैट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी. इसमें क्या रहता है? दोनों पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं और उनके रोल्स डिफाइंड रहते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है. सो बोथ द सेक्टर्स वर्क टुगेदर फॉर फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री. क्लियर. तो एक मेरे पास कौन सा रहता है इकोनॉमी सिस्टम? दैट इज योर कैपिटलिस्ट. इसका मतलब क्या रहता है? प्योरली एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ प्राइवेट सेक्टर. सेकेंड वी हैव इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. यहाँ पे क्या होता है? हर एक चीज को किससे देखा जाता है? थ्रू द आइज ऑफ, अगर हम बात करते हैं, ओन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट. वहीं पे जो मेरे पास मिक्स्ड इकोनॉमी रहता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें हर एक चीज कौन संभालता है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूसली मेक श्योर कि वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करे. क्लियर. एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन विच यू कैन नॉट मिस. क्लियर. जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. डन. सो अगेन वी विल जस्ट गो थ्रू इट क्विकली. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एन इकोनॉमी इज अ वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर. Production is done mainly for earning profits. So the central problems, what to produce, how to produce and for whom to produce, are solved through the market forces of demand and supply. तो हर एक चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है प्राइवेट सेक्टर. मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बहुत फ्री मार्केट में वर्क करते हैं. हर एक चीज़ डिमांड और सप्लाई से तय हो जाता है एंड ये मेनली होता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. दीज आर द मेन 3 क्राइटेरियाज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स इज अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर. सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस. तो यहाँ पे हर एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर देख रहा है. सो इसमें क्या होगा?
Under this system, only those goods and services are produced that can be sold profitably either in the domestic or in the foreign market. वही सामान बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट मिलेगा. लोगों की भलाई के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं. दैट इज नॉट आवर मेजर कंसर्न. आवर मेजर कंसर्न इज टू मेक श्योर वी आर अर्निंग प्रॉफिट. ये कौन कहता है जब हम बात कर रहे हैं हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. क्लियर एवरीवन? क्विकली टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जल्दी से सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. डन. Next we have is how to produce. Goods are produced using cheaper techniques of production. In the case of cheap labor, labor-intensive methods of production are used, and in the case of costly labor, capital-intensive methods of production are used. अब देखो, आपको पता है कि कोई चीज़ सस्ते में हो जाएगी, आप बनवा लेते हो, है ना. लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये तो अगर लोग को हायर करेंगे, वो बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप मशीन्स का सहारा ले लेते हो. नेक्स्ट वी हैव इज फॉर होम टू प्रोड्यूस. किसके लिए सामान बन रहा है? प्राइवेट सेक्टर में उन्हीं के लिए सामान बनेगा जो परचेज कर सकते हैं. हम यहाँ पे कोई गरीबों के लिए नहीं बना रहे, ना नीडी पर्सन के लिए बना रहे. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम. हमारा वो मेन टारगेट मार्केट है ही नहीं. हम उनके लिए गुड्स बना रहे हैं जो मुझे पता है खरीदेंगे और मुझे प्रॉफिट होगा. That's the only thing we need to remember कि profit maximization की बात हो रही है. So we are going to make goods only for those who have the purchasing power. So in a capitalist economy or society, goods produced are distributed among people not on the basis of their interest but on the basis of purchasing powers. Clear? So this means that a sick person will be able to get medicine only when he can able to afford it by. Otherwise, not even if there is urgency. जैसे कि आपको medicines का पता है. मेडिसिन का आपको पता होगा कि अगर हम कहीं बीमार पड़ जाएं, है ना, तो लोग झिझकते क्यों है जाने से, भैया बहुत खर्चा आने वाला है. क्यों? बिकॉज आपको पता है मेडिसिन सस्ती नहीं होगी, वो जितने की है आपको लेनी पड़ेगी. आप अगर खरीद सकते हो तो ठीक, अगर नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं. नोबडी इज गोइंग टू डू कि ठीक है आप नहीं खरीद सकते तो आप ये रख लो, है ना. तो प्राइवेट सेक्टर में वो वाली चीज़ होती नहीं है. इसलिए दैट इज वाई ये वाली इकोनॉमी में क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ध्यान रखने वाली इकोनॉमी, हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी जल्दी से. डन. सेकेंड वी हैव इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. सोशलिस्टिक का मैंने पहले ही बोला है कि इसके नाम में ही सोसाइटी जैसा कुछ साउंड कर रहा है. और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वी बिलीव कि सोसाइटी के लिए कुछ काम किया जाए. सो वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. So socialistic economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. Under socialistic economy, the three central problems are solved in the following manner. पहला है मेरे पास what to produce. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वो चीज़ें बनाई जाएंगी जो जिससे मुझे लगता है कि यार पीपल का अच्छा होगा, जो हमारे लोग हैं उनका एक तरीके से बेटरमेंट कोई चीज़ हम करना चाह रहे हैं. सो इन अ सोशलिस्टिक सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. सो वट एवर वी प्रोड्यूस वी कीप इन माइंड व्हाट द सोसाइटी एक्चुअली नीड्स, राइट. सो वी वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट वी हैव इज हाउ टू प्रोड्यूस. एज यू ऑल नो कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वगैरह आए, तो इसलिए ये जो है पूरा पोर्शन गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है कि कितना लेबर इंटेंसिव होना चाहिए और कितना कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए. सो इट इज हैज फुल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट. एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. डन. For whom to produce में आएगा स्टूडेंट्स. डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड. जैसे कि जब मैं प्राइवेट सेक्टर वाले पोर्शन का पढ़ रही थी, जब मैं बात कर रही थी मेरे पास हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, उसमें क्या होता था, परचेजिंग पावर को ध्यान में रख के दिया जाता, कौन एक्चुअली में इतना खरीदने को रेडी है उसके हिसाब से हम सामान बनाते थे. लेकिन जब मैं सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, हम ये देख सकते हैं किसको कितने की ज़रूरत है, राइट. तो ये कब होता है मेरे पास, जब मैं सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करती हूँ. लास्ट है मेरे पास दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, दोनों का मिक्सचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? दोनों का मिक्सचर, यानी इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी आने वाला है, ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी आने वाला है. दोनों की अच्छी अच्छी चीज़ें लेके मैंने एक नई इकोनॉमी बना दी, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी. जहाँ पे बोथ द पॉइंट्स, चाहे वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो चाहे वो मेरी सोशलिस्टिक सोसाइटी हो, दोनों के बेटर यानी जो अच्छे पॉइंट्स है उसको हम रख लेते हैं. A mixed economic system refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles.
फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब क्या रहता है कि हम पब्लिक सेक्टर को भी साथ में लेके चलते हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में इंक्लूड करते हैं कि भाई दोनों में से ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का राज चल रहा है, बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि हमारी कंट्री आगे बढ़े। तो क्या होता है मेरे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। In mixed economy, the government and the market together solve the central problems, जैसे कि हमें पता है what to produce, how to produce, for whom to produce। ये तीनों टेक्निक्स जो तीनों मेरे पास एक तरीके से प्रॉब्लम्स है, इनको कौन सॉल्व करता है? दैट इज बोथ द पार्टीज, दैट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका सभी जल्दी से। डन। The private sector provides whatever goods and services it can produce well, and the government provides essential goods and services which the market fails to do। तो वैसा बोला जाता है कि पहले हम प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बूस्ट देते कि प्राइवेट सेक्टर जो कर सकता है करे, ऐसा कुछ पोर्शन है जो प्राइवेट सेक्टर से नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट स्टेप्स इन एंड बोलता है कि ये काम हम करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा एक बेसिक सिनेरियो है 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का, चाहे वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, चाहे वो मेरा सोशलिस्टिक सोसाइटी हो या मेरी मिक्स सोसाइटी हो, है ना। सोसाइटी या इकोनॉमी दोनों का आप कंसिडर कर सकते हो। सो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? इंडिया ने अडॉप्ट किया है मिक्स्ड इकोनॉमी, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के भी अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली और हमने हमारा दूसरा सोशलिस्टिक पैटर्न का भी सारी अच्छी चीज़ें लेके एक मिक्सचर सा बना दिया। So after the freedom, leaders of independent India like Jawaharlal Nehru were confused with regard to economic system to be followed in India. Some leaders were in favor of socialistic economy. However, in a democratic country like India, complete dilution of private ownership was not possible, as was not possible in the case of the former Soviet Union। कि आप पूरा का पूरा ओनरशिप जो है प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते, है ना, वरना प्राइवेट सेक्टर तो पूरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है और हमारे इंडिया का स्टेटस ऐसा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा हमें सोशल वेलफेयर की ज़रूरत थी। राइट। सेकेंड क्या था, अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एज अंडर दिस सिस्टम देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। सो सोशलिस्टिक पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा हम लोग ज़्यादा कर दें तो वो भी सही नहीं है, और कैपिटलिस्टिक पैटर्न में अगर ज़्यादा ही हम हर एक चीज़ को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर लें वो भी सही नहीं है। राइट। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका सभी जल्दी से, दैट व्हाई इंडिया चूज टू बिकम अ मिक्स्ड इकोनॉमी। डन। As a result, mixed economy was formed with the best features of both socialistic and capitalist economy was adopted by Indian economy. In this view, India would be a socialistic society with a strong public sector but also with the private property and democracy। Means basically both the sectors, कौन कौन से, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो मेरा पब्लिक सेक्टर हो, दोनों मिलके काम करेंगे टू अचीव द गोल्स। ठीक है, ये कब होगा? जब मैं मिक्स इकोनॉमी की बात करती हूँ। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी जल्दी से। डन। ओके, नाउ वी हैव फीचर्स ऑफ 3 ऑफ देम एंड वी आर गोइंग टू क्विकली कंपेयर कि भाई कौन किससे कितना डिफरेंट है। अगर मैं बात करती हूँ ओनरशिप की, स्टूडेंट्स पहला पॉइंट आपका ओनरशिप है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कौन ओनर रहता है मेरे पास? प्राइवेट। सोशलिस्टिक में पब्लिक, बिकॉज सोशल का मतलब ही होता है सोसाइटी, एंड मिक्स्ड में दोनों रहते हैं। इकोनॉमिक मोटिव की अगर मैं बात करूँ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का प्रॉफिट रहता है, सोशलिस्टिक का सोशल वेलफेयर रहता है, मिक्स्ड का क्या रहता है कि प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी कंटिन्यू रखिए, तो इसलिए इसमें दोनों मोटिव्स आ जाते हैं। थर्ड है मेरे पास सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो इसमें फ्री मार्केट रहता है, ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग रहती है और साथ ही में सेंट्रल प्लानिंग के साथ साथ फ्री मार्केट, यानी आप मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को भी ध्यान रखते हो और साथ ही में गवर्नमेंट भी मेक श्योर करती है कि ज़्यादा ही फ्लक्चुएशंस मुझे देखने को ना मिले। नेक्स्ट वी हैव इज गवर्नमेंट रोल, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल तो हर जगह है। अगर मैं कैपिटलिस्टिक की बात करती हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है, बिकॉज इंटरनल रेगुलेशंस के लिए काम आता है। सोशलिस्टिक पैटर्न में तो पूरा का पूरा रोल ही है। और जो थर्ड है मेरे पास, मेरा मिक्स इकोनॉमी में लिमिटेड रोल है, बिकॉज दोनों के रोल्स बांट दिए गए हैं, तो किसी एक पे पूरा निर्भर नहीं करता। राइट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, या तो प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है तो अनइक्वल ही रहने वाला है, बिकॉज हर एक चीज़ को प्रॉफिट है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहीं पर सोशलिस्टिक में इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं तो इक्वल होगा। अनमिक्स्ड में क्या रहता है, मतलब इक्वल भी नहीं रहता लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, तो एक बैलेंस ऑफ बोथ रहता है। नेचर ऑफ एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूँ, कैपिटलिस्ट क्या होता है, प्राइवेट रहता है,
सोशलिस्टिक गवर्नमेंट रहता है, एंड मिक्स इकोनॉमी मेरा बोथ प्राइवेट एंड स्टेट रहता है। इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर हम बात करें, कंप्लीट फ्रीडम रहती इन द केस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वहीं पे सोशलिस्टिक में लैक ऑफ फ्रीडम इज देयर, एंड वहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी में लिमिटेड फ्रीडम इज देयर। नेक्स्ट वी हैव इज अ कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, सोशलिस्टिक में भी कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी हमने देखी है, एंड इसमें मिक्स्ड में क्योंकि दोनों फैक्टर्स हैं तो दोनों के फैक्टर्स आएंगे, राइट। तो ये चार्ट एक तरीके से ना मुझे कंपैरिजन करने में इजी देता है, क्योंकि कई बार मेरे पास जब एमसीक्यूज वगैरह आते हैं ना एक एक पॉइंट पे डिफर करने के लिए, तो कीवर्ड्स मेरे काम आते हैं, तो इसलिए ऐसे चार्ट्स वगैरह कंपैरिजन चार्ट आपको सीखने चाहिए, बनाने चाहिए। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, देन वी विल मूव ऑन। डन? Now, what is economic planning? A very good question. What is economic planning? Economic planning हटा दो, पहले मुझे बताओ what is the meaning of planning? Business studies में पढ़ते हैं ना planning, 12th वालों? Business studies में planning पढ़ा है ना? जल्दी बताओ मुझे what is the meaning of planning? So planning is deciding in advance what to do, how to do, and who will do it for you. ठीक है? Planning क्या करता है? एक तरीके से gap कम कर देता है, अभी हम काम हैं and where we are in future. Clear? So that is why जो मेरा प्लानिंग रहता है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो एक तरीके से गैप को कम कर देता है कि अभी मैं सोच रही हूँ कि यार अब तो मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, तो आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, है ना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तब तो हम बन पाएंगे। ऐसे सोचने से बन जाएंगे क्या? नहीं। आपने अगर कोई चीज़ को सोचा है तो आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको पहुंच पाओगे। बिकॉज प्लानिंग क्या होता है, एक तरीके से मेरा रोड मैप होता है, ब्लूप्रिंट रहता है कि यार मुझे ये करना है, ठीक है, एक तरीके से मुझे डायरेक्शन देता है। सो प्लानिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऐसी इकोनॉमी आई थी जो बिल्कुल भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही थी, ऐसे में अगर विदाउट प्लान डायरेक्शन लेस होके बिल्कुल कहीं भी बढ़ जाते हम, तो फिर कैसे ही सारा काम होता। वी नीडेड अ गाइडेंस, फॉर दैट वी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग, right? So economic planning refers to the system in which the central authority sets targets, programs and policies to achieve those specific targets and policies within a specific period of a time. So economic planning क्या बोलता है कि इससे क्या होता है, जो मेजर अथॉरिटीज़ रहती है, गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये ऐसी अथॉरिटीज़ जो रहती है, ये लोग टारगेट को सेट करते हैं कि आने वाले सालों में मुझे क्या अचीव करना है। तो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन रहता है, एक स्पेसिफिक टारगेट रहता है जिसको अचीव करने के लिए प्लान बनाया जाता है। The primary purpose is the optimum utilization of the resources. With this, social welfare along with growth can be maximized. Economic planning means the utilization of a country's resources in different development activities as per the national priorities. Clear? So that is why economic planning का मतलब क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, अच्छे से यूटिलाइज करो और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो एज ए कंट्री। तो ये क्या होता है, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट? ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Features of economic planning. So in the public sector, the Industrial Policy Resolution of 1948 and the directive principles of the Indian Constitution reflected a leading role. Moreover, the private sector was also promoted to be a part of the plan. The government set up the Planning Commission of India under the chairmanship of Professor Mahalanobis in 1950. With this, the idea of economic planning became the reality. तो आपको पता है कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर मुझे करना है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मुझे करना है तो उसके लिए भी मुझे प्लानिंग लगेगा। विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा प्लानिंग तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अगर इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी तभी तो सारी चीज़ें फंक्शन करेंगी। अब मैं चाहती हूँ कि इकोनॉमिक प्लानिंग करना, तो प्लानिंग करने के लिए भी हमें अथॉरिटीज़ चाहिए जो हमारे लिए प्लान करे। सो दैट इज़ वाई हमने डिसाइड किया कि हम लोग प्लानिंग कमीशन खोलेंगे। तो 1950 में, to be more specific, in March 1950, we decided to have our own planning commission, जिसके जो चेयरमैन थे is usually your prime minister, उस टाइम पे that was our प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अभी प्लानिंग कमीशन को हटा के नया हमारे पास चीज़ आ गई, दैट इज नीति आयोग, जिनके चेयरमैन कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज योर नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन करते हैं और ऐसे अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? सो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली जब आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम आपको कोई टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास
The commission mainly aims to evaluate the country's human and physical resources and make plans for the effective utilization of the resources. The Planning Commission fixed a 5-year period for economic planning, which set the era of 5-year plan borrowed from the former Soviet Union. In Indian Constitution, economic and social planning exist in the concurrent list of the 7 schedules. तो आपको पता है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा होगा, वी हैव डिफरेंट स्केड्यूल्स. तो उसमें अगर हम बात करते हैं 7 स्केड्यूल में जो मेरे पास कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं प्लानिंग को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस वहाँ पे दिया है, ताकि वो एक रियलिटी बेस पे एक हमेशा एक हॉट टॉपिक बना रहे कि आप प्लानिंग करनी है, राइट. सो दैट इज़ वाई अगर हम बात करते हैं जो कमीशन सेटअप हुआ था, उनका मेन एम क्या था कि जो भी मेरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज वगैरह उसको इस अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है कि कभी भी हमें बाद में ऐसा कोई ज़रूरत ना पड़े. और जो मेरा प्लानिंग कमीशन था, उन्हें डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू मेक अ 5-year प्लान. 5-year प्लान का मतलब क्या होता है कि 5 साल में मैंने अपना टारगेट अचीव करना है. मेरा लॉन्ग टर्म गोल्स की तरह आप लो, है ना. शॉर्ट टर्म के बेसिस पे तो बजट्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग 5 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में इतना मुझे अचीव कर लेना है. ठीक है, इंडिया ने अभी तक कितने कर लिए 5-year प्लान्स? अराउंड 12. तो हमने अराउंड 12 5-year प्लान्स को हम पूरा कर चुके हैं, राइट. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. डन, पक्का आगे बढ़े. चलो. Now, why was there a need of economic planning? क्यों हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी? ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास बिल्कुल आ सकते हैं बोर्ड से. तो पहला क्या था मेरे पास पॉइंट था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें पता था जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, स्केर्स हैं. स्केर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी बहुत ही ज़्यादा कमी है रिसोर्सेज की, उनके बहुत ही ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है. तो मुझे बहुत सही तरीके से कोशिश करना है कि अपने रिसोर्सेज को मैं यूज़ करूँ. तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना. कि आपको चूज करना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, जो लिमिटेड नेचर है, उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करें. तो पहला पॉइंट मेरा ये हो गया. सेकेंड क्या होता है मेरे पास, इट इज़ अ रोड मैप फॉर एक्शन. प्लानिंग एक तरीके से मुझे गाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है. तो दैट इज़ वाई क्या होता है, मेरा एक रोड मैप है. थर्ड क्या है मेरे पास, स्कोप ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन. देखो, प्लानिंग इज अ ग्रुप इफेक्ट, है ना. ग्रुप एक्टिविटी है, सब साथ में मिलकर प्लान करेंगे, सब साथ में मिलकर उसको काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तभी हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे. तो सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग करना इसलिए भी ज़रूरी था बिकॉज हम चाहते थे जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बिलो लेवल हो गया है हमारे इंडियंस का, बिकॉज इतना ज़्यादा डेमोग्राफिक कंडीशंस हमारे ख़राब हो गए थे. सो दैट इज़ वाई हम चाहते थे कि जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो इम्प्रूव हो. नेक्स्ट वी हैव इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इक्विटेबल का मतलब क्या रहता है कि भाई एटलीस्ट जो एक बेसिक इनकम होती है, वेल्थ होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अकॉर्डिंग टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स. ऐसा नहीं कि हम सबको 1-1 लाख बांट दें, ये नहीं. जो जितना मेहनत करे, जो डिजर्व कर रहा है, उसको उतना तो मिलना ही चाहिए. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऐसा नहीं कि भाई एक रीजन का बहुत अगर हम एमपीस हैं तो एमपी का ही डेवलपमेंट करे जा रहे हैं. भाई पूरी इंडिया का डेवलपमेंट मुझे देखना है, एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं, राइट. सो दैट इज अ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड हो. नेक्स्ट वी हैव इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सबसे बड़ा इशू हमारी कंट्री में फिलहाल यही है कि वी कॉल इट एज अ यूथ कंट्री एंड द यूथ ऑफ द कंट्री इज अनएम्प्लॉयड. तो अगर हमारे यूथ ही अनएम्प्लॉयड है तो काफ़ी बाकी सारे काम कौन करेगा, है ना. सो दैट इज़ वाई यूथ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़रूरी है कि उनके पास जॉब्स हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना रहता है. एंड लास्ट वी हैव इज़ फॉर सेल्फ सफिशिएंसी. इसका मतलब अगेन क्या रहता है, आत्मनिर्भरता. हमें किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम खुद इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने दैट ऑल द कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन अस रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, राइट. तो हमारा एक बेसिक फंडा होता है कि क्यों हमारे लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. अभी आने वाले स्लाइड्स में एक करके मैं हर एक चीज़ को आपको रीड भी करूंगी, लेकिन मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है. ठीक है, पहला क्या है मेरे पास, optimum utilization of resources. The resources are limited in nature due to its scarcity. It is crucial to use the resources effectively. Economic planning provides a rational basis and plans for the optimum utilization of resources. As economic plan helps in determining which resources are required and where, the authorities with this determination will bring the best possible use of resources. इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, अगर हम अच्छे से प्लान करेंगे तो अपने टाइम को अच्छे
अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो हम बाकी सारे काम को सही टाइम पे कर पाते हैं। अगर हमारी प्लानिंग नहीं हो रखी तो फिर जो मन में आता है हम वो करते हैं, फिर जो होता है हमसे देखा नहीं जाता है। तो सेम हमारी इकोनॉमी भी होता है। अगर हम लोग बिल्कुल डायरेक्शनलेस होकर जो मन में आएगा करेगा तो ऐसे कैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए ताकि हमारा एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे वो लोग हो, चाहे मेरे गुड्स हो, दोनों का ही यूटिलाइजेशन अच्छे से होना ज़रूरी है। क्लियर? इसका सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। Done? Next we have is a roadmap for action. The decision-making process needs a guidance and direction. The economic plan directs the government's action in a coordinated manner towards the set of economic objectives. Simply put, it provides a vision to pursue its objectives in both the short and long term. Hence, it provides a direction to achieve economic stability. फाइन स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कि रोड मैप का मतलब होता है डायरेक्शन देना कि किस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है। तो अगर मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर बस काम होता है मेरे इम्प्लीमेंटेशन का। जैसे कि अभी हम आपको रोड मैप बता चुके हैं कि आपको रोज़ आना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करो, तो आपके बोर्ड में अच्छे एग्जाम आएंगे। लेकिन जब तक आप एक्शन में नहीं आओगे, आप ढंग से पढ़ाई करना शुरू नहीं करोगे, हम कितने भी रोड मैप बना लें, आपका में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और रोड मैप विल ओनली बी हेल्पफुल जब लोग उस पर एक्चुअली में फंक्शन करें, है ना। अगर हम आपको मैप बना के दे दें, अब आप चलना ही पसंद नहीं कर रहे, जाना ही पसंद नहीं कर रहे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, रोड मैप अगर है तो यू हैव टू बी इन एक्शन, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन जल्दी से। You can relate all these points with your life as well, that whatever you have planned in your life, whether you are working towards achieving it or not. जल्दी से। Done? चलो। Third we have a scope of cooperation and participation. So economic planning helps make institutional changes by highlighting the need for social progress. The scope of public cooperation and engagement is expanded by planning and implementation. तो अगर सब साथ मिल के अच्छे से पार्टिसिपेटिव होकर काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप करेगी, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ये एक्सप्लेनेशन है कि कैसे लिखना है एग्जाम्स में। हम बोलते हैं हम ऐसा लिख लेंगे, वैसा लिख लेंगे, लेकिन फिर हम लिखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमें कुछ नहीं लिखना आ रहा। क्लियर? चलो, next one we have is improvement in standard of living. So the quality and the quantity of goods and services available to given a population is called the standard of living. The standard of living in India is far below the required level. As a result, planning is essential in addressing social evils and improving the low level of per capita income. It ultimately raise the standard of living of people. अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, तो अगर हम पूरी कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सो दैट इज वाई अगर कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो ये सारी चीज़ों को भी हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। तो अगर हम प्लान करें तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई क्राइम रेट वगैरह भी तो कम करना है। अब अपनी प्लानिंग करते हुए जा रहे हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपको सोसाइटी को भी तो देखना है ना। जैसे कि यू कैन सी कि कितने ज़्यादा हम लोग आए दिन रेप केसेस सुनते रहते हैं, एंड वी सी केसेस ऑफ हैरेसमेंट, इमोशनल डिस्ट्रेस, है ना, मर्डर्स एंड ऑल दिस। सो ये सोशल ईवल्स होते हैं। अगर इस पे बात नहीं, अगर इस पे प्लानिंग हुई, इसको कम करने के लिए कोशिश नहीं करी, सो दिस विल बिकम डेंजरस फॉर ऑल द पीपल, है ना। तो डेमोग्राफिक कंडीशन जो है वो तो खराब होगी ना, पीपल विल नॉट बी हैप्पी लिविंग हियर। सो दैट इज वाई टू बिल्ड अ सेफ कंट्री, इकोनॉमिक प्लानिंग में ये सारी चीज़ों को भी आपको हैंडल करना पड़ता है, राइट। Next we have is equitable distribution of income and wealth. There is an unequal distribution of income and wealth, especially in डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। आपने देखा हो भाई, जो भाई अमीर है अमीर बनता चला जाता है, जो गरीब है गरीब बनता चला जाता है, और मिडिल क्लास के बारे में कोई बातचीत होती ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा कुछ रियलिटी चेक है। सो दैट इज वाई इट मीन्स दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज रोलिंग इन लग्जरीज वाइल द मासेस ऑफ द पीपल कैन नॉट इवन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। तो हमें ये पता है कि काफ़ी लोग तो भाई बिल्कुल लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसे जो भैया 2 वक्त की रोटी भी नहीं जमा कर पा रहे। तो ये एक तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल इक्वल ना हो, ऐसा नहीं कि सभी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज को तो फुलफिल कर पाएं। प्लानिंग इज देयरफॉर नेसेसरी टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन।
balanced economic development. An industrial plan mainly focuses on the production of consumer products, whereas the primary industries are neglected. This may lead to unbalanced development. For this purpose, economic planning is needed as may be helpful in balanced economic growth. इसका मतलब क्या है भाई, बैलेंस ग्रोथ करो, हर जगह ग्रोथ करो, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर आपने डेवलप कर दिया और बाकी सेक्टर वर्क ही नहीं कर रहे, तो ये हमारी इम्बैलेंस हो जाएगा कि बैलेंस ही नहीं है. वी वांट अ बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से भी. डन. चलो, सेवेंथ वी हैव इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. The economic plan put efforts into generating employment opportunities by encouraging the development of small and cottage industries, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, small scale industries. इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी कम हो और लोगों में अवेयरनेस बढ़े और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छे से हो. राइट? समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है. पॉइंट नंबर 8 दैट इज फॉर सेल्फ सफिशिएंसी. इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल. आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में. राइट? सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज यूज टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली एज पॉसिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन. इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास रिसोर्सेज वैसे ही कम हैं और इन्वेस्टमेंट करना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है. तो हमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है कि हम कोशिश करें कि कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले और हमारी इकोनॉमी उतने अच्छे से ग्रो करे. राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. सो विद दिस वी फिनिश द इकोनॉमिक प्लानिंग इंपॉर्टेंस पार्ट. डन? पक्का? आगे बढ़े. चलो. नाउ वी हैव right after the approval of the new constitution, है ना? अगर हम बात करें, we have a next topic now, that is your goals of 5-year plans. A planning commission was set up in March 1950 by the Indian government and our late Prime Minister Dr. Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru was its first chairman, right? तो अगर हम बात करते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन इंक्लूड, कौन कौन से मेरे पास बेसिक फंक्शंस आते हैं, उसमें पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, असेसमेंट ऑफ कैपिटल, मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. एंड सेकंड क्या है मेरे पास, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, फॉर्मेशन ऑफ अ प्लान फॉर इट्स बैलेंस्ड एंड मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन मैंने बनाया जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यू हैव टू रिमेंबर कि उनने क्या सोच के हमारा 5 ईयर का ग्रोथ किया था कि भाई एक साल में इतना डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक बेसिक गोल्स बनाओ 5 साल के लिए, उसकी कोशिश करो कि 5 साल के अंदर हम उसको अचीव कर पाएँ. तो उनने यहाँ पे ये तीनों चीज़ों पर ध्यान दिया था कि चाहे वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो, कैपिटल हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, हमारा जो प्रायोरिटीज़ जो हमने सेट करी हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करे. सो दैट इज़ वाई दिस वाज द होल आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट फॉर हैविंग इट्स ओन प्लानिंग कमीशन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्लियर एवरीवन? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल्स थे किसके, कि प्लानिंग कमीशन क्यों बना था, कैसे बना था, कब बना था. ठीक है, चलो. 5-year plan. So the planning commission proposed that India should formulate a plan for a period of 5 years for its development and economic growth known as 5-year plan. Till now, 12 5-year plans have been completed in India. Under the influence of the Prime Minister Jawaharlal Nehru, India established its first 5-year plan inspired by the Soviet Union. कब हुआ था? अब जब मेरा प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था तो मेरा 1951 से फर्स्ट मेरा प्लान शुरू हुआ था, 5-year प्लान. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. 1950 में मेरा प्लानिंग कमीशन बना है एंड 1951 से मेरा पहला प्लान शुरू हुआ है. क्लियर? इतना ध्यान रहेगा. अभी तो सिलेबस आपका काफ़ी कम हो गया है ना? वरना अगर इनिशियली बात करें, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी ऑल दिस, हमें तो हर एक प्लान का याद भी रखना पड़ता था कि 4th हमारे ईयर प्लान में क्या क्या नई चीज़ें आई थी, 5th वाले प्लान में क्या क्या नई चीज़ें आई थी. तो हमें याद रखना पड़ता था कि 12 ईयर प्लान्स में कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं. तो अभी तो आपके लिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है. राइट? क्लियर? समझ आया? इसका जल्दी सभी को स्क्रीनशॉट लेना है. रुको, मैंने उसको हटा दिया ना, वेट. हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो.
डन, याद रखेंगे ना ये वाला पॉइंट। चलो, till now India has established 12 5-year plans. The first 8 plans in India was focused on growing the public sector, but since the launch of the 9th plan the focus has been shifted to making the government a growth of facilitator. तो ये वाले पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले ही आप जल्दी से। डन। The main aim of the 5-year plan is to remove the economic backwardness of the country and make India a developed economy. It also ensures that the weaker sections of the population benefit from economic progress, the basic goals of 5-year plans. देखो, जब हम 5-year plan की बात करते हैं ना, हर एक प्लान का एक बेसिक मोटिव रहता है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं इतना पढ़ाई क्यों कर रही हूँ कि भाई मेरे 12th में अच्छे नंबर आ जाए, कि मैं चाहती हूँ 12th बोर्ड से भैया मेरे 99 है, 99 छोड़ो 100% हम चाहते हैं कि हमारा आए। तो एक बेसिक पैरामीटर क्या रहता है कि भाई मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे फंडामेंटल्स उसमें आते हैं, है ना। लेकिन जब मैं इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करती हूँ, इसमें हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखना है। ये मेरे बेसिक हैं, बाकी नए नए प्लान्स तो बनते रहते हैं, लेकिन ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन गोल मेरा यही रहने वाला है। जिसमें पहला क्या है मेरे पास, दैट इज़ माई ग्रोथ। भाई पूरा जो तामझाम हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, वी आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क टू मेक श्योर कि इंडिया डेवलप्ड नेशन बने। सो दैट इज वाई पहला फंडामेंटल क्या है, ग्रोथ है। सेकेंड क्या है मेरे पास, मॉडर्नाइजेशन। थर्ड क्या है मेरे पास, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप खुद पर निर्भर हो, दैट इज सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो हम चाहते हैं इंडिया किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो खुद इंडिपेंडेंट बने, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, इन एवरी केस वी बिकम इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वी हैव इज इक्विटी। इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी है। एमसीक्यू में इक्वालिटी इक्विटी दे देते हैं, आप लोग इक्वालिटी पे टिक करके आ जाते हो। इट इज इक्विटी। अभी इक्विटी शेयर्स वाला इक्विटी नहीं है, ये भी याद रखना। अकाउंटेंसी को थोड़ा भूल जाओ। अभी इक्विटी का मतलब होता है कि बेसिकली जो जो डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए। दैट इज इक्वालिटी का मतलब होता है सबको सेम मिले, है ना। जो अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ भी कर रहा है, सबको सेम दो आप तो भाई। लेकिन अगर सपोज 5000 रुपीज़ मुझे देने हैं एज अवार्ड, ठीक है, 4 लोग हैं, तो मैं चारों को सेम दे दूंगी क्या मनी? भले किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ काम तो एक इंसान ने किया है अच्छे से, तो मुझे उसको ही प्राइस देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए। बिकॉज इक्वालिटी में मुझे सबको 5000 देने पड़ेंगे। लेकिन इक्विटी क्या कहता है, जो मेहनत कर रहा है, जो डिजर्व कर रहा है, जिसने एक्चुअली मुश्किल वर्क किया, आप उसी को पैसा दीजिए। दैट इज वाई उसी इंसान को मैं पूरा का पूरा पैसा दूंगी। क्लियर, समझ आया? सो दैट इज वाई जो मेरे 4 बेसिक गोल्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? दैट इज फर्स्ट इज ग्रोथ, देन वी हैव मॉडर्नाइजेशन, देन वी हैव सेल्फ रिलायंस, एंड लास्ट वी हैव इज इक्विटी। एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। फाइन, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है वाले पॉइंट में, बहुत बेसिक है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स इज वी आर गोइंग टू गो थ्रू ईच पॉइंट, बेसिक गोल्स को अच्छे से। पहला है मेरे पास ग्रोथ। द प्राइमरी एंड द foremost objective of any economic plan is economic growth. The growth implies either a large size of supporting services like banking and transport, or a large stock of productive capital, or an increase in efficiency or productive capital and services. तो ध्यान रखना है आपको कि पहले अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं चाहे वो मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री हो, तीनों ही सेक्टर्स में मेरा ग्रोथ मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा हमारा होना चाहिए, चाहे वो लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज़ में मुझे डेवलपमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल है प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ हो, और साथ ही में मेरा एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़े, कैपिटल भी बढ़े, हर एक चीज़ बढ़े। तो एक बेसिक फंडामेंटल है हमारा ग्रोथ से हम क्या समझते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे बढ़े, ओके। So economic growth can be measured by the increase in gross domestic product of the nation of a country. GDP is the market value of all the goods and services produced in a country in a particular year. Higher the GDP indicates that the general public can avail more benefits from the nation's economic policy. This economic growth takes place due to an increase in the production capacity of goods and services or to influx of the capital into economy. अच्छा, हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, उसका एक तरीके से मेन डायनामिक जो हम बोल सकते हैं, एक डायनामिक जो हम बोल सकते हैं जो हमेशा काम आता है, दैट इज योर GDP।
हमेशा गवर्नमेंट लगी रहती है कि हमारा जीडीपी बढ़े। दो हमने पढ़ा है कि जीडीपी इज नॉट द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड आई कंप्लीटली एग्री विद इट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरा जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बन रहे हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज कब ज़्यादा बनते हैं? जब लोगों की डिमांड रहती है। बिना डिमांड के सप्लाई नहीं हो सकता। मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई ऐसे ही वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने को रेडी हैं। अब बस दिक्कत ये है कि सारे लोग नहीं है, वो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो खर्चा करने को रेडी हैं। सो दैट इज़ वाई जीडीपी को हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्रोथ से रिलेट करें कि ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है मतलब ज़्यादा जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। चलें आगे, चलो। The GDP of a country is derived from various sectors. The basic sectors of an economy are agriculture, industrial and service. मतलब basically agriculture किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। इंडस्ट्रियल किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। वहीं पर सर्विस सेक्टर मेरा टर्शरी सेक्टर्स में आ जाता है। एंड एवरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। हर एक चीज़ जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, सारे सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास सर्विस इंडस्ट्रीज या टर्शरी इंडस्ट्रीज का बोल सकते हो, सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। इन सम countries, the agriculture sector contributes more to GDP, while in some countries the service sector contributes more to the GDP. In our case, service sector ज़्यादा हमारे GDP को सपोर्ट करता है। ठीक है, समझ आया? बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यानी सारे सेक्टर्स में मुझे डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। चलो मूविंग ऑन। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में डेवलपमेंट देखने को मिला है दैट इज़ द सर्विस सेक्टर। So by 1990, the share of the service sector was 40.59%, more than that of agriculture and industry. And this phenomenon, by growing share of the service sector, was accelerated in the post-1991 period, which marked the beginning of globalization in the country. तो 1990 तक तो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन था नहीं, बहुत क्लोज इकोनॉमी था। हमने फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही पढ़ने अभी आने वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कब पढ़ी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में। तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा सर्विस सेक्टर का बूस्ट आ गया था। ठीक है, चलो सेकेंड जो मैंने आपको बताया था, सेकेंड मेरा बेसिक गोल क्या है? मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का एक तरीके से ड्रॉबैक ये माना जाता है कि ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि आप दूसरे लोगों की भाई जॉब्स का खतरा हो गया है। जैसे कि अभी एआई वगैरह आए तो सब डर गए कि अब तो आधी से ज़्यादा जॉब्स जाने वाली है। तो ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजेशन से काम हमारा इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे भी असर तो डेफिनेटली आता ही है। सो मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू incorporation of technology into the economy. It helps in raising the standard of living of the people in society. Inventions, advancements and innovations in technology play a vital role in the growth of an economy and increasing its output. Modernization includes adopting new technology. तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मेरा टेक्नोलॉजी बढ़े, मेरा मॉडर्नाइजेशन बढ़े, इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी को मैं इनहेरेंट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज को लेके आऊँ। सो द मेन एम ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज टू increase the production of goods and services by using new technology. For example, the introduction of technology in agriculture resulted in increase in output over the years. जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम पढ़ने वाले आने वाले इसी पार्ट में पढ़ेंगे कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिला, है ना। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ के चलना है कि मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी भी है। हम बस ये सोच के बैठ जाएं कि अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो भाई लोगों को काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। जब कंप्यूटर आया था तो सबने खूब हल्ला मचाया था कि कंप्यूटर क्यों आ गया, इसको भगा दो, ये अच्छा नहीं है। अब देखो कंप्यूटर छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो, टैबलेट छोड़ो, फ़ोन्स वगैरह सब इतना डेवलप हो गया है। सो यू कैन सी दैट कि हमें चेंज करने में दिक्कत ज़रूर होती है कि यार अब इसको हम कैसे करें, लेकिन इवेंचुअली हमें अगर साथ में चलना, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा है, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हो ना, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, डायनेमिक इन नेचर है, वो चेंज होता रहता है। अगर आप उसके साथ नहीं बदले तो आप पीछे छूट जाओगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे। सो दैट इज़ वाई आपको मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? इसका जल्दी सभी को स्क्रीनशॉट लेना है क्विकली। डन। चेंज इन सोशल आउटलुक। Modernization also needs to change in social outlook such as women empowerment or providing equal rights to the women. A society can be more prosperous or civilized if they use the talent of women employees in a workplace. तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, थोड़ा ना थिंकिंग में भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। सिर्फ वुमेन की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यूजली वुमेन का बोलते हैं भाई उनको काम करने देना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन क्या होता है सोसाइटी ने ना हर एक चीज़ को बांट के रखा है कि लड़के हैं तो आप यही करोगे, लड़की हो तो आप यही करोगे।
राइट अगर कोई अच्छा सा लड़का है, उसको बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है, पीपल जज हिम कि ये तो खाना बनाना है, ये तो शेफ है, ये कोई काम होता है। वहीं पे लड़के का कुछ और काम कर रही हो एयर फोर्स में, तुम क्यों एयर फोर्स में काम कर रही हो? सो वी हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द जेंडर विच इज़ नॉट नीडेड। जिसको जो अच्छा लग रहा है काम, जो अच्छे से काम कर रहा है, उसको वो करना चाहिए। तो हमें मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, अपने थिंकिंग में भी लाने की उतनी ही ज़रूरत है, अदरवाइज वी विल नॉट डेवलप एज अ नेशन, है ना। अगर हम हर एक चीज़ को उसी नज़रिए से देखेंगे और अपना नज़रिया ही सही मानेंगे और दूसरे का गलत मानेंगे, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रॉस्पर एज ए नेशन। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े, चलो। थर्ड वी हैव इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है भाई? आत्मनिर्भर बनना। जो आज की गवर्नमेंट का टारगेट है, पहले भी हमारा यही टारगेट था, हमेशा से टारगेट रहा है कि भाई हम खुद पे निर्भर बने। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं कि हम सब चीज़ें खुद कर पाएं, लेकिन क्या होता है कि अगर जो चीज़ हम कर सकते हैं उसको बेहतरीन तरीके से करें और मेजरली कोशिश करें कि जितना हो सके दूसरों पर कम डिपेंडेंट हो। ऐसा तो है ही नहीं कि आप बिल्कुल ही 100% परफेक्ट हो गए, हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें रहेंगी जिस पर आप नहीं अच्छे से कर पाओगे, लेकिन जिसमें हो सकते हैं उस पर तो वर्क करें, राइट। तो हम भी आपसे यही कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपको भी सेल्फ रिलायंट बनना है। हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हो आप कोशिश करो कि आप उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से करें, right? So post-independence, Indian economy became too reliant on imports. Therefore, for 7 editions of the 5-year plan, government encourages self-reliance. इसलिए हमने क्या बोला था, इनिशियल ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट हो गए थे कि जब कुछ इम्पोर्ट होगा तब हमारा काम होगा। फिर धीरे धीरे हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया, अभी आने वाले उसमें पढ़ोगे भी आप। तो हमारे 5-year प्लान्स का मेजरली बेसिक टारगेट यही होता था कि पहले सेल्फ रिलायंट बनो, दूसरों पर निर्भर कम से कम होना है, ठीक है। सो सेल्फ रिलायंस मीन्स एनीथिंग दैट इंडिया इज केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली विल नॉट बी इम्पोर्टेड। अगर आपको पता है आप ये काम कर सकते हो तो आपको किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। एंड सेम चीज़ हमारी इकोनॉमी भी होती है कि अगर आपको पता है कि इंडिया ये चीज़ बना सकता है, फिर चाइना पे क्यों डिपेंडेंट होना? होल वर्ल्ड थिंक्स दैट इंडिया इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ चाइना। व्हाई? बिकॉज दे फील क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सबको एक्सपोर्ट करता है, सबको एक्सपोर्ट करता है। इसलिए जब कोविड-19 वगैरह आए, वी ऑल नो कि हाउ एवरीवन वाज ब्लेमिंग चाइना कि चाइना की वजह से कोविड-19 ऑल केम, सो एवरीवन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शिफ्ट करना टू इंडिया। वाई? बिकॉज दे फील कि इंडिया के पास भी सेम जोग्राफिकल कंडीशंस है, सेम पॉपुलेशन है, काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मिलते हैं, लेकिन इंडिया की ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है एज कम्पेयर टू चाइना, तो एक बेटर नेशन बन सकता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से इकोनॉमिक्स वर्क करता है रियल लाइफ में भी। सो दैट इज़ वाई इंडिया सेल्फ रिलायंट बन के मार्केटेबल सरप्लस बना के दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकता है। हमें इम्पोर्टर बन के रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो हमें एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने बना दिया था। वी वर द इम्पोर्टर्स ऑफ एवरीथिंग। हम इतना एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स, उतना ही इंपोर्ट भी कर रहे थे, हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा था। सो इवेंचुअली हर एक चीज़ के लिए हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ गया था, जिसको हम इरेज करना चाहते थे हमारे हिस्ट्री से। क्लियर? सो इन नटशेल वी कैन से दैट सेल्फ रिलायंस मीन्स डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। मतलब आपको हर एक चीज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करनी है। आपको पता है जब आपकी कंट्री उतनी केपेबल है तो वर्क हार्ड फॉर इट एंड डू इट, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन? सो सेल्फ रिलायंस वॉज एनकरेज ड्यू टू 2 रीजन्स। पहले हम चाहते थे कि फॉरेन पे डिपेंडेंस मेरी कम हो। अभी अभी झटका खा के आए थे ब्रिटिशर्स, भाई ट्रेडिंग करने ही तो आए थे और 200 साल हम पे राज करके चले गए। तो हमें पता था भाई फॉरेन वाले लोगों से फिलहाल दूर रहो, खुद से सारा काम करो आप। सो दैट इज़ वाई हम लोग चाहते थे कि फॉरेन पे मेरी डिपेंडेंसी कम हो जाए, और हम नहीं चाहते थे कि भाई फिर से कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हो, कोई बाहर से हमारे आए और हमारी इंडिया की चीज़ों को खराब करे और हम पे ही रूल करने लग जाए। तो एक दो मेरे पास मेजर फैक्टर्स थे, मैंने सोचा कि नहीं भाई हमें खुद से काम करना है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है भाई? आप खुद पर निर्भर हो, आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें थी हमारे, बिकॉज अभी हमें पता है कि 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स केम ओवर, है ना, और उन्हें हमारे ऊपर राज किया। सो दैट इज़ वाई एक तो हमें बिल्कुल भी डिपेंडेंस नहीं चाहिए किसी और कंट्री पे, बाहर के किसी देश पे, और ना मुझे इंटरफेरेंस चाहिए। तो ये मेरे 2 बेसिक रीज़न थे कि क्यों मुझे सेल्फ रिलायंस चाहिए था। आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। हम नहीं चाहते भाई कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आके चर्चा करे, कुछ बोले, हमें कुछ करे, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई हम तो आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वैसे किसी कंट्री को भी किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स इज इक्विटी। मैंने हमेशा से आपको बोला है दैट इक्वालिटी एंड इक्विटी बिल्कुल सेम नहीं होता। जब मैं इक्वालिटी की बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ कि सबको सेम अधिकार मिलना चाहिए, एवरीवन इज सेम, सब बराबर हैं। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस।
आई फेयरनेस का मतलब मैं गोरेपन से बात नहीं कर रही कि भाई कौन कितना गोरा है, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग फेयर, मतलब सही, जस्टिस, जिसको जो उसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, दैट इज फेयरनेस। जो डिजर्व करता है, जैसे सर्कमस्टांसेस हैं उसके बेसिस पे जो डिजर्व करता है, दैट इज इक्विटी। एंड इक्वालिटी मतलब सबको। अब सपोज अगर मेरे पास 10,000 है, ठीक है, एक आदमी बहुत अमीर है जो आसानी से कोई चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, वो उसके लिए 10,000 कुछ बात नहीं है, और एक है हमारे पास इंसान जिसके लिए 10,000 उसकी 2 महीने की सैलरी है। अब हम बोलेंगे नहीं मैं तो इनको दूंगी रिच वालों को, तो ये कोई सेंस बनता है? क्योंकि इक्वालिटी है, नहीं सबको 10,000 मिलने चाहिए। भाई वो सिंपल सी बात है, ही ऑलरेडी हैज़ एवरीथिंग, उनके लिए 10,000 कुछ नहीं है। एक पर्सन ऐसा जिसकी 2 महीने की सैलरी वो है। तो इक्विटी क्या कहता है कि भाई सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली देखिए कि किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, राइट? सो दैट इज इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? द प्रीवियस गोल्स फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी ओनली। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि सब्सिडीज वगैरह बनती है, स्कीम्स बनती हैं, पुअर लोगों के लिए स्कीम्स बनती है, अंडर प्रिविलेज के लिए बनती है, तो स्कीम्स सबके लिए बनती है क्या? इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सबके लिए स्कीम बनाओ, सबके लिए इक्वल करो, ऐसा तो नहीं है। इक्विटी को कंसर्न में रखे कि किसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्कीम्स को बनाते हैं, है ना? हमने डिफरेंट योजनास वगैरह पढ़ी है। तो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब ये है कि फेयरनेस की हम बात कर रहे हैं। So the previous goals focus on the development of an economy only, but only economic development is not sufficient. The 5-year plan must focus on the development of society also. It is necessary to make sure that all the members of society equally enjoy these benefits from the economy. This is where equity comes in. In addition to previous 3 goals, growth, modernization and self-reliance, equity is also important. क्लियर? तो आपको ये बेसिक जो डेफिनेशन है ना इक्वालिटी और इक्विटी के डिफरेंस की, ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें मैं किसी भी स्टूडेंट का नहीं सुनना चाहती कि भाई इक्वालिटी और इक्विटी तो सेम है। सेम केस हमारा लिटरेसी रेट और एजुकेशन वाले में आता है कि दोनों सेम है क्या? नहीं भाई, दोनों में अंतर है। यू नीड टू रिमेंबर दैट, राइट? डन, शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े, चलो। So equity concentrates on ensuring that all citizens of the nation have their basic needs for clothing, food and shelter properly met. It also tries to reduce the inequality and the wealth gap in a society. In short, equity aims at raising the standard of living of people and promoting social justice. राइट? सो हम लोग चाहते हैं कि इक्विटी से क्या हो कि सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। अब भाई जो ऑलरेडी जिसका सब कुछ है आप उसको और चीज़ें प्रोवाइड कर दो, कोई मतलब नहीं ना। इससे अच्छा आप उनकी हेल्प करो जिनको सच में ज़रूरत है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्वालिटी का बेसिस ये नहीं कि आप सबको सब चीज़ें दे दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट होगा इक्विटी से कि आप देख रहे हो कि कौन कितना डिजर्व कर रहा है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा काम कर रहे हो। क्लियर? इसलिए मैंने आपको बोला दैट इज सोशल जस्टिस। ओके ना, एग्रीकल्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे लेंदी पोर्शन आपके इस पूरे चैप्टर में किसी चीज़ के बारे में जो बार बार बात करी है दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके इम्पैक्ट्स, उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, हर एक चीज़ हमें पढ़नी है किसकी? एग्रीकल्चर की। सो सबसे ज़्यादा कोई लेंदी पार्ट है ना इस पूरे चैप्टर में, दैट इज एग्रीकल्चर। अगर लेंदी ज़्यादा है मतलब इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी मेरे बढ़ जाते हैं। So in the previous chapter, we have learned that there was neither growth nor equity in the agriculture sector during the colonial rule. At the time of independence, the land tenure system was categorized by intermediaries like zamindars who merely collected rent from the actual tillers of the soil. So we have already studied in the very first chapter on the eve of independence. हमने देखा था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला है, बिकॉज जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था कि आप यही वाले गुड्स एंड सर्विसेज को बनाओगे, यही वाले फूड को बनाओगे और यही आपको सप्लाई करना है। उनसे लगान लिया जाता, लगान मतलब टैक्स, है ना? आपको पता है कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी नहीं, तो हमारा डिपेंडेंस किस पे था? रेनफॉल पे। लगान मूवी देखिए ना, सब आखिरी में जब बारिश होती सब कितनी खुश हो जाते हैं कि फाइनली बारिश हो गई। तो फार्मर्स किस पे डिपेंडेंट थे? वेदर कंडीशंस पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे वो डिपेंडेंट थे कि कब बारिश होगी, कब क्या होगा, एंड देन वी विल बी डूइंग थिंग्स। सो दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर कि उनका बेसिक गोल क्या था? बारिश हो जाए भाई, राइट? तो ऐसे में जब आपको पता है कि हमारे पास ना मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं, ना अच्छे सीड्स हैं, ना ज़्यादा हमारे पास ऐसा कोई लैंड है, उसमें आपको डबल ट्रिपल आपको टैक्स देना पड़ रहा है, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि आपने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन बना दी गई थी। हमने पढ़ा था ना रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम में जमींदारी सिस्टम, कि जमींदार कौन होते हैं? बेसिकली वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन रहती है,
वो क्या करते थे, लैंडलेस लेबर्स को बोलते थे आप हमारी ज़मीन में काम करो लेकिन तुम्हें लगान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता था, उनसे लगान तो लेते थे, टैक्स तो लेते थे, लेकिन कभी एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। दे हैव डन नथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उनका सिर्फ एक काम था, टॉर्चर करो, लगान लो, बस। राइट, सो दैट इज वाई सबसे पहला काम एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने यही सोचा कि सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को हटाओ। जमींदार कौन थे, एक तरीके से इंटरमीडिएटरीज थे, मतलब एक मिडिल मैन की तरह काम करते थे बिटवीन द फार्मर्स एंड द ब्रिटिशर्स। क्लियर? द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर forced India to import food from the United States of America. The agriculture sector accounted for the largest share of workforce with approximately 70 to 75%. So agriculture development was focused right from the first 5-year plan. तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में टोटल 12 5-year plans के बारे में बात करी गई है। अगर हम बात करते इनिशियल ईयर्स में, तो हमारा मेन टारगेट यही था कि हमें सेल्फ रिलायंस किस में लेके आना है, स्पेशली एग्रीकल्चर गुड्स में। बिकॉज अगर एग्रीकल्चर 75% हमारे यहाँ हो रहा है, उसके बाद ही मुझे किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है फॉर फूड ग्रेन्स, सो इट इज़ अ बिग फेलियर फॉर आवर कंट्री। जब हम इतना ज़्यादा उसमें हार्डवर्क कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास वो चीज़ नहीं आ रही है, हम लोग फूड ग्रेन्स को नहीं बना पा रहे हैं, फिर बाकी सारे सेक्टर्स का क्या होगा? राइट, सो दैट इज वाई द मेन एम इन द इनिशियल ईयर्स वाज टू मेक श्योर कि एटलीस्ट फूड ग्रेन्स में तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसको किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। तो उसके लिए एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। राइट, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? और हम बात कर सकते हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, लो प्रोडक्टिविटी थी। अभी मैंने आपको बताया इतनी सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के पीछे लगी, उसके बाद भी उतना आउटपुट मेरे पास जनरेट होके नहीं आ रहा। इनपुट आप इतना सारा डाल रहे हो, आउटपुट उसका 10% भी नहीं है। ठीक है, तो इससे समझ आ रहा है कि हमारा जो काम हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मेरा काम नहीं हो रहा है। सो दैट इज वाई सबसे पहले क्या हो रहा था, लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। स्टैग्नेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। इसका मतलब क्या होता है, टू बी स्टैग्नेंट, यानी बिल्कुल कछुए जैसी चाल, मतलब ग्रोथ हो भी रही है, नहीं भी हो रही, कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना धीरे चल रहा है अपन। सो एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हो गया था कि ग्रोथ हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा था। सो दैट इज वाई हमने ये कोशिश करी थी कि इसको चेंज करना है। तो पहला सबसे बड़ा इशू यही था कि भाई प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, भैया उसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। सेकेंड वी हैव इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े हैं, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। सेम चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा कि एक तरीके से आप अपीयर करते हो कि आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन असलियत में एम्प्लॉयड नहीं। बोलोगे मैम ये कौन सी भाषा में बोल रही हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत होता है ये, एक जॉब की कीमत अगर मैं बोलूँ कि पर मंथ आपको 50,000 मिलने चाहिए, ठीक है, ऐसा मान के चलो आप। लेकिन क्योंकि इंडिया में जॉब्स की कमी है, पर्टिकुलर सेक्टर्स में अगर मैं ऐसे बोलूँ, तो क्या होता है, एक ही जॉब को 3-4 लोग कर रहे हैं, तो सैलरी भी तो डिवाइड होगी ना। आपको हर एक को तो 50,000 नहीं मिलने वाले, फिर क्या होता है, वही 10-10 हज़ार मिलते हैं 5 लोग को। फिर आप बोलते हो इंडिया में जॉब्स नहीं है, कमाई नहीं हो पाती, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड है। आप सोच रहे हो कोई एक कॉज है, नहीं, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन नीडेड। इतने लोग ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज कुछ नहीं से कुछ सही। Right, so there was very high incidence of disguised unemployment in the sector during 1950 and 1990. So all of you quickly take a screenshot of this one. जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, चलो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, अपने कॉपी में लिखेंगे। पूरा मत लिखो, बस एटलीस्ट हेड पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अभी मैंने बताया लगान मूवी है ना, दूना लगान क्यों नहीं देना पड़ रहा था उनको, क्योंकि वो एक तो क्रिकेट मैच जीत गए, प्लस उनका क्या हो गया, भाई बारिश हो गई तो अच्छा हो गया। सो बेसिकली लगान मूवी में क्या था, दे वर फाइटिंग कि भाई हम क्यों टैक्स देते थे जब हमारा अच्छे से प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। वहाँ पे आपने देखा था कि सब बिल्कुल ऐसे बादल की तरफ देख रहे कि भाई थोड़ा सा बरस चाहिए आप, सो रेनफॉल चाहिए। तो हमारा जो बेसिक एग्रीकल्चर फंडामेंटल था उसी पर डिपेंडेंट था कि कब बारिश होगी, बारिश के बेसिस पर हर एक चीज़ डिपेंडेंट थी। सो हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक्स, farmers dependent largely on rainfall. There was minimum growth of this sector in the year that received the least rainfall. तो जिस साल अच्छे से बारिश हो बढ़िया हमारी फसल हो, और जिस साल बारिश ना हो तो उस दिन कुछ भी नहीं। तो इससे समझ आता है कि हम लोग हर चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हर चीज़ में डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा कि हर सिचुएशन हम डील कर सकें। इसलिए हम लोग इरीगेशन फैसिलिटीज़ लेके आए कि जब बारिश अच्छी हो रही हो तो अच्छी बात है ही, लेकिन नहीं हो रही तो फिर भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं बैठे रह सकते।
नेक्स्ट वी हैव इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब होता है ऐसा फार्मिंग जो हम खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, ना कि मार्केट में कुछ चीज़ सप्लाई करने के लिए। देखो पहले क्या माइंडसेट रहता था ना लोगों का, फार्मर्स का, कि भाई वो अपने लिए फार्मिंग करते थे कि भाई उनका 2 वक्त का गुजारा हो जाए, साल भर के लिए गेहूं आ जाए, चावल आ जाए, और थोड़ा बहुत बचेगा तो इधर उधर बांट देंगे। और सिमिलरली दूसरे फार्मर जो दूसरा गेहूँ सामान उगाते थे, राइस गेहूँ जो भी अलग, वो यहाँ पे सप्लाई कर देते थे। तो सबसिस्टेंस का मतलब ही रहता है कि कम से कम खुद का काम चल जाए। तो इंडिया को सबसे बड़ा दिक्कत यही था कि फार्मर्स का माइंडसेट चेंज करना, कि भाई ये बिजनेस की तरह लो ना, आप अपने लिए तो बनाओ सामान, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा ही बनाओ, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करो ताकि हम लोगों तक बांट सकें। हम चाहते थे कि मार्केटेबल सरप्लस आए, बफर स्टॉक भी बने। अभी पढ़ने भी वाले हम कि भाई आप अपने लिए तो, जैसे कि अगर 100 क्विंटल्स आपने बनाए, 100 यूनिट्स आपने बनाए, ऐसे समझो, ठीक है, आप 40 अपने साल भर के लिए रख लो, लेकिन जो बाकी का 60 बचा है उसको तो आप प्रॉफिट में बेच सकते हो ना, ज्यादा सेलिंग प्राइस रखो और प्रॉफिट कमाओ। तो हम चाहते थे कि लोगों का दिमाग 40 से हटके ये मैक्सिमम 60 पे आए, कि आप ये 60% जो दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, इस पर प्रॉफिट कमा सकते हो। सो दैट इज वाई स्विच आपको लेके आना था माइंडसेट में, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। नेक्स्ट वी हैव इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड है आजकल, ये मतलब कि आप अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से नहीं चल पा रहे, है ना। सो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्प भी करती है, नुकसानदायी भी है, लेकिन उसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। तो अगर मेरे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो मैं दूसरों से पीछे छूट जाऊंगी ना, होता है ये। सो दैट इज आप देखते हो कि किसी भी कंट्री वो कोशिश करता कि ट्रेंड्स के साथ चले, जो अभी मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से चलो, डायनामिक इन नेचर बनना है। सो देयर वाज मेनी ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स। हार्वेस्टिंग वाज जनरली डन मैनुअली एंड वाज वेरी टीडियस। टीडियस का मतलब बहुत ज़्यादा टायरिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हमारे लिए करना पड़ता था उसमें। तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि हमारा आउटपुट उतना क्यों नहीं निकल के आ रहा है। देन वी हैव इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। आपको पता है भाई जमींदारी सिस्टम वगैरह ये सब था, तो आधे टाइम तो झगड़े चलते रहते थे कि तुमने लगान नहीं दिया, उन्होंने हमारी ज़मीन ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये सारे क्योटिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहती थी। तो डेवलपमेंट में कौन ध्यान दे रहा है? डेवलपमेंट में तो किसी का ध्यान ही नहीं है, तो कहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो करेगा? तो ये मेरे पास कुछ फैक्टर्स थे, या मैं बोलूँगी प्रॉब्लम्स थी हमारे एग्रीकल्चर में। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। नेक्स्ट वी हैव इज द पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये हमें ध्यान रखना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था एग्रीकल्चर वाला पूरा पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लेंदी हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर ही है इस वाले चैप्टर में, उससे क्वेश्चंस बनते ही बनते। तो अगर मैं मेजर्स की बात करती हूँ, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या सोचा? अभी मैंने दिक्कतें बताई आपको, टेक्नोलॉजी थी नहीं, आधे टाइम लोग बरसात पर डिपेंडेंट रहते थे, दिक्कतें अलग चलती थी, लड़ते रहते थे लोग टेंडेंट्स और लैंडलॉर्ड्स, और साथ ही में लो प्रोडक्टिविटी थी। तो ये सारे मैंने आपको दिक्कतें बताई। अब मुझे इसके सोल्यूशंस भी तो ढूंढने पड़ेंगे। आपने मुझे प्रॉब्लम बता दी, सोल्यूशन भी तो बताइए, राइट। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हमें कुछ 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहला था क्या मेरे पास, लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ, एंड सेकेंड पोर्शन मेरे पास क्या था, ब्रिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 2 तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी टू मेक श्योर कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो करे। सो अगर मैं लैंड रिफॉर्म्स की बात करती हूँ, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड लैंड सीलिंग। तो हमें पता था भाई, अभी मैंने आपको बताया था, लास्ट पॉइंट क्या था, कि दिक्कत चल रही थी एक लैंड लॉर्ड और साथ में जो टेनेंट्स थे, यानी जो फार्मर्स हैं, उनके बीच में बड़ी दिक्कत चल रही थी। काफ़ी लूप होल्स को फाइंड करके उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी था कि इनको ठीक करो। और सेकेंड था हमारे पास, हमने जो इरीगेशन वाली बात करी, रेनफॉल वाली बात करी, तो उसके लिए हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। तो 2 तरीके से सोल्यूशन है। पहले मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज़ क्या थी कि भाई झगड़े हो रहे थे, ढंग से नहीं हो रहा था हर एक चीज़, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो उसके लिए हमने क्या बोला, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। उसके अलावा जो इरीगेशन पे डिपेंडेंस थी, मतलब जो रेनफॉल पे डिपेंडेंसी थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, उसके लिए हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। तो दोनों चीज़ों को हमने हैंडल करने के लिए 2 रिफॉर्म्स हम लेके आए थे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना अपनी कॉपी में भी, एग्जैक्टली एटलीस्ट ये वाला पॉइंट तो आप लिख ही लो, बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही में आपको ऐसे अपने कॉपी में बनाओगी तो आगे एग्जाम्स में भी ऐसे ऐसे बना सकते हो, हेल्प करेगा आपको। ठीक है, बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? चले, चलो।
Next point we have is land reforms. So land reforms primarily refers to the change in the ownership of land holdings. Land reform measures have been introduced by various underdeveloped and developing countries for attaining a rational land distribution pattern and viable farming structure. तो land reforms का मतलब क्या होता है? To bring change. कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि अब इसमें कुछ रेवोल्यूशन आए, इसमें कुछ चेंज आए। तो हम चाहते थे कि भाई ये जो लैंड रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड थे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। क्यों जरूरी था? बिकॉज हमारी मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। अगर हमने इसको जाने दिया, इस पे वर्क नहीं किया, तो हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ढंग से वर्क नहीं कर रही, हमारा पूरा जीडीपी, हमारी इंडिया की पूरी जो ग्रोथ है पूरी रुक जाएगी। सो दैट इज वाई पहला गोल ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करो, अपने आप बाकी सारी चीज़ें भी ठीक होने लगेंगी, राइट। सो लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाता था स्मॉल फार्मर्स का, पुअर फार्मर्स का, है ना। उनसे ज़मीन हड़प ली जाती थी कि आप टैक्स नहीं दे पा रहे, लाओ अपनी ज़मीन दो। तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन उन पे होता था। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? किसी भी फार्मर के लिए क्या ज़रूरी है? उसकी ज़मीन। अगर उसके पास ज़मीन ही नहीं है तो काय का फार्मर? तो दैट इज़ वाई सबसे पहले कोशिश यही करी गई कि सबसे पहले ये जो लैंड रिफॉर्म्स वाली दिक्कत है ना, हमने कोशिश करा कि कैसे कम से कम सबके पास अपनी खुद की ज़मीन हो कि वो अच्छे से अपनी खेती बाड़ी कर पाएँ। तो उसके लिए काफ़ी रिफॉर्म्स लेके हैं, जिसको भी हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अभी मैंने आपको बताया जमींदार हो गए, ये बेसिकली किसके लिए काम करते थे? ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। यहाँ से पैसा लीजिए, ब्रिटिशर्स को दीजिए। तो अगर हम चाहते थे कि इंटरमीडिएट्स को पहले हटाओ, सिस्टम को सिंपल करो, ये क्या हो रहा है? 3 लेवल है। क्यों ब्रिटिशर्स थे? क्यों जमींदार थे? फार्मर्स अगर मेहनत कर रहे हैं, फार्मर्स अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, उनके पास प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है? सो इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू अबॉलिश इंटरमीडिएटरीज एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड. The idea behind this step was that the ownership of the land would give incentives to the actual tillers to make improvement. The abolishment of intermediaries brought 200 lakh tenants into direct contact with the government. The ownership of the right granted to the tenants gave them the incentive to increase the output, and this contributed to growth in the agriculture. सबसे पहले क्या बोला? जमींदार को हटाओ, डायरेक्टली गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कितने लोग का बना? 200 लाख का। गवर्नमेंट से आप डील करो, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स देगी कि आप अपने लैंड होल्डिंग्स पर अच्छे से वर्क करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पैसे दे रही है, हेल्प कर रही है, क्रेडिट दे रही है, मदद कर रही है कि आप अपनी कंडीशंस को ठीक करो। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? पैसे लेके चले जाते थे। कुछ गवर्नमेंट ने, कुछ ब्रिटिशर्स ने नहीं किया फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी हैव स्टडीड दिस इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ओनली, राइट। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। सो पहला काम क्या करना है? इंटरमीडिएटरीज को भगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स इज however the goal of equity was not fully served by abolishment of intermediaries because of the following reason. तो हमने बोला तो सही, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत अच्छे इंटेंशन से हम चीज़ों को शुरू करते हैं, लेकिन इवेंचुअली मेन चीज़ हो ही नहीं पाती। In some areas, the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. देखो आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं भाई बहुत ज़्यादा चालाक, है ना। उनको पता है कि सिस्टम में ये अभी लूप होल है, इससे हमारा फायदा हो सकता है, तो तुरंत उसके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। सेकेंड केस क्या था? द टेनेंट्स वर इवेक्टेड एंड जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स। सीधे क्या हो गया कि जमींदार्स ने क्या बोला? नहीं, हमारे पास तो किसी की ज़मीन नहीं है, सारी ज़मीन हमारी है, हम ही फार्मर हैं। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई। Even after getting the ownership of the land, the poorest of the agriculture laborers did not benefit from the land reforms. अगर गलती से इतना सारा करप्शन वगैरह सब होने के बावजूद भी आपको लैंड मिल गया तो तब भी कुछ फायदा हो नहीं रहा था। तो लैंड रिफॉर्म्स आपने सोच के तो बड़ा अच्छे से शुरू किया कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इवेंचुअली उसका ग्राउंड लेवल पे कुछ हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। क्लियर? एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। सेकेंड था हमारे पास लैंड सीलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि कब्जा कर लेना। अब कब्जा कर लेना बहुत नेगेटिव साउंड करता है, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज दे वांटेड टू मेक श्योर कि ठीक है, एक सर्टन लेवल तक अगर मैंने बोला कि 100 में से 60% लैंड आपका है, चलो 60 हटा दो, 80% लैंड आपका है, लेकिन 20% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट डाल दी कि इतना परसेंट अगर आपके का लैंड है तो वो आपका, इसके अलावा जितना भी है वो गवर्नमेंट ले लेगा। गवर्नमेंट अपने लिए नहीं रखता था, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता था किसको? जिनके पास फार्म्स नहीं थे या बहुत ज़्यादा पुअर फार्मर्स थे, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का उन्होंने काम लिया था। लेकिन इसमें भी गलती हो गई, गवर्नमेंट से नहीं हुई, लोग चालाक थे। क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला कि यार हमारी तो ज़मीन जा रही है, तो अपने नाम नहीं किया, अपने कजिन के नाम पे कर दिया, अपने फैमिली वालों के नाम पे कर दिया। ऐसे करके उन्होंने शिफ्ट कर दी ओनरशिप।
तो क्या बोलेंगे, नहीं हमारे पास आपने बोला 60% ही है, ये तो हमारे दूसरे दूर के भाई लगते हैं। तो फैमिली में ही रही वो ज़मीन, दूसरे जिसके लिए हमने सोचा था कि लैंड सीलिंग करके एक्चुअल फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं, उनको हेल्प देंगे, ये नहीं हो पाया, राइट। सो लैंड सीलिंग रिफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के पास इतना ही लैंड हो सकता है। Beyond a specific limit, all the lands belonging to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landlords, landless cultivators and small farmers. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few hands. उनका मतलब क्या था कि जो land ceiling है कि कम से कम एक ही इंसान के पास सारी ज़मीन नहीं होनी चाहिए ना, मैक्सिमम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूट हो, ये एक फंडा था हमारा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन। Land ceiling helped to promote equity in the agriculture sector. However, the land ceiling legislation was challenged by the big landlords because उनको क्या लग रहा था कि हमारी ज़मीन है, हम किसी और को क्यों दें, गवर्नमेंट क्यों लेगी। तो उनका भी कहीं ना कहीं कहना सही था, तो वो इसलिए उसके लिए लड़ रहे थे। तो क्या होता था, डिले हो जाता था। वैसे ही सिस्टम इतना डिले है, ऊपर से आपने और उसमें अड़ंगे डाल दी तो और डिले हो गया। तो इससे क्या हो गया, दिस डिले के जो इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया, ये बाकी के लोगों ने क्या कर लिया, इसमें चालाकी क्या कर ली, अपने अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको ज़मीन बोल दी ये तुम्हारे नाम है, तुम्हारे नाम है, लेकिन घर में ही ज़मीन रह गई, है ना। तो ये उन्होंने थोड़ी चालाकी कर ली, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से सभी। आगे बढ़े, चलो। सो व्हाट इज द कंक्लूजन भाई? So land reforms were successful in Kerala and West Bengal because government of these states were committed to the policy of land reforms. तो कहीं ना कहीं केरला और वेस्ट बंगाल में बिल्कुल इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला है। लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या है, एक तो मेरे पास लैंड सीलिंग आ गया, ठीक है, साथ में मैंने अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज करा, ये दो चीज़ें आती है मेरे पास, दोनों ही सक्सेसफुल रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट, उसकी वजह से बिल्कुल भी इनइक्वालिटी फिर भी रही। जो हमने सोच के सारी चीज़ें शुरू करी थी वैसा हो नहीं पाया, लेकिन केरला एंड वेस्ट बंगाल में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला है थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कौन से ऐसे दो स्टेट्स थे जहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। डन, चलो। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको लैंड रिफॉर्म्स का पूरा पढ़ा दिया, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। So the new agriculture strategy was adopted in India during the third plan during 1960. The traditional agriculture practices followed in India were gradually being replaced by modern technology and agriculture practices. The aim of this strategy was to raise agriculture production and productivity in selected regions of the country through the introduction of modern inputs like fertilizers, credit and marketing facilities. सो बेसिकली जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर बहुत सारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं, तो बिल्कुल चौकन्ना होकर आपको सुनना है। जब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हमने देखा था कि हमारा लो प्रोडक्शन है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, इन सब पे काम करने के लिए हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन बिल्ड किया था। ऐसा रेवोल्यूशन जो मेक श्योर करेगा कि इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी लेके आओ, और काफ़ी हद तक ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा। उसकी वजह से आज भी हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो दैट इज़ वाई अगर हम बात करते हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन की, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। हम लोग बात करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की, आपने 9th में ही पढ़ा होगा, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की। ये सीड्स क्या होती थी, इनकी खासियत क्या है कि ये वाले ऐसे सीड्स थे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको देने में हेल्प करते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इनके साथ कुछ चीजें थी, इनके साथ आपको केमिकल्स, है ना, फर्टिलाइजर्स, और साथ में बहुत ही अच्छा इरिगेशन सिस्टम चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो ही ये सीड्स काम करेंगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इंडिया में से काफ़ी स्टेट्स थे जहाँ पे ज़्यादा अच्छा रेनफॉल नहीं होता था, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह कैसे डेवलप करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें, बिकॉज ये सारी चीज़ें चाहिए अगर मैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करना चाहती हूँ। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्लियर। सो दैट इज़ वाई जब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ पे बात करती हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग स्टेजेस में बहुत डिफिकल्टीज भी आई, लेकिन अनलाइक द लैंड रिफॉर्म्स ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल हमारे लिए रहा है, ठीक है। सो
Green Revolution, at the time of independence, about 75% of the population was dependent on agriculture. India's agriculture widely depends on the monsoon. In the case of shortage of monsoon, the farmers had to face a lot of troubles. जैसे कि मैंने अभी आप सबको समझाया, लगान वाली मूवी याद कर लेना. Moreover, the productivity in the agriculture sector was very low due to use of outdated technology और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं था. राइट? आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या? इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, कि ग्रीन रेवोल्यूशन पे पूरा एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है. हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी कम पूछ रहा, लेकिन एक स्टेटमेंट देख के आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस दैट, सो दैट इज वाई आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी है. ठीक है, ओके, डन. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके. As a result of the intensive and continued efforts many agriculture scientists, this stagnation in agriculture was permanently broken by the green revolution. तो क्या हुआ, जो इतनी दिक्कतें आ रही थी ना, लो प्रोडक्टिविटी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड हमारा इरिगेशन फैसिलिटीज थे नहीं, सीड्स अच्छे नहीं थे, मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं थी, क्रेडिट नहीं था, किसानों को आसानी से लोन नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, तो कहाँ से वो करें, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ता है ना आपको, फिर जाके जब खेती बाड़ी अच्छे से होती तब जाके आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है. तो किसान बनना इतना आसान नहीं है ना, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और एफर्ट लगते हैं. और ऐसे में अगर हम लोग को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन अगर हम देखें हो तो इंसान कैसे ही जिए. दैट इज़ वाई अब तो शायद सुनने में इतना नहीं आता या पता नहीं चलता होगा, लेकिन इनिशियली उस टाइम पे तो इतने ज़्यादा सुसाइड्स वगैरह फार्मर्स होते थे, बिकॉज वो या तो लोन नहीं दे पाते थे या वो घर नहीं चला पाते थे. तो बहुत सारा सिचुएशन उन्होंने गो थ्रू किया है. सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द फार्मर्स जो एक्चुअली में हमारे लिए खाना बना रहे हैं भाई. राइट? So that is why green revolution refers to the large increase in production of food grains due to the use of high yielding variety seeds. Green revolution is the spectacular advancement in the field of agriculture. So green revolution बिल्कुल हमारे लिए green flag की तरह आया है, जिसने हमारी लाइफ बहुत अच्छी कर दी. Right? You have to remember that. All of you quickly take a screenshot of this one. Done? पक्का? चलो. सो व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कहाँ से आया है? तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, खारिफ सीजन में अगर हम बात करते हैं 1966 की हम बात करें, इंडिया अडॉप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल ड्यू टू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. क्यों सक्सेसफुल था? हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, साथ ही में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स हमने सब यूज़ किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हमारे जो क्रॉप्स थे. So in this way, a new technology was gradually adopted in Indian agriculture. This new strategy is also properly known as modern agriculture technology or green revolution. तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इन सब का यूज़ करके विद बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉमिस करती है कि आपका बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड्स. तो ये किसमें हमने पढ़ा था? ग्रीन रेवोल्यूशन में. क्लियर? ये सारे उसके फीचर्स हैं. इसका जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट लेंगे. डन? आगे बढ़े? पक्का? चलो. Now, high yielding variety seeds. Main reason for agriculture revolution occurred primarily due to the miracle of new wonder seeds. कौन से थे हमारे पास? That is high yielding variety seeds, which raised agriculture yield per acre to incredible heights. These seeds can be used in those places where there are adequate facilities for drainage and water supply. You need to remember कि अगर ये seeds को आप अच्छे से utilize करना चाहते हो तो इसके साथ आपके पास जो basic जो facilities हैं वो भी अच्छे से utilize होनी चाहिए. आपके पास अच्छा वाटर कनेक्शन होना चाहिए, पहले तो इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, केमिकल सब आपको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा. राइट? तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी आपका जो ये सीड्स है ना, वंडर सीड्स, तभी वंडर करेंगे, वरना कुछ नहीं होगा, फिर तो ब्लंडर ही होगा अच्छे से यूज़ नहीं करा तो. राइट? सो एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स, दीज सीड्स नीड हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, 4 to 10 times more fertilizers to get the largest possible production. तो ऐसा ही नहीं था कि भाई जादू की छड़ी हमारे पास आ गई थी, इसके साथ ही बहुत मेहनत लगी है. और दिक्कत क्या थी कि लोगों के पास पैसा वैसे ही नहीं था, फार्मर्स के पास, ऊपर से वो ज़्यादा झिझकते थे रिस्क लेने से, है ना. जिस इंसान के पास कुछ नहीं है उसको रहता है कि भाई थोड़ा बहुत जो है ना उसी को हम बचा लें.
वो रिस्क लेने से डरते हैं, और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन वगैरह होता था तो वैसे ही वो लोग डरते थे चीज़ों को करने से। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े लोगों को बोलने के लिए कि नहीं भाई ये सीट्स अच्छे हैं, आप इसको यूटिलाइज़ करो। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स चलाई, इंसेंटिव्स दिए, सब्सिडीज़ दी, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया कि जिससे कम से कम फार्मर्स कोशिश करें कि वो सारी चीज़ों को लें, यूज़ करें, और आप देखो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो जब गवर्नमेंट बोलता है तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, ट्रस्ट बढ़ जाता है लोगों का कि नहीं यार गवर्नमेंट बोल रहा है तो शायद से वर्क करेगा। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने इनिशियली बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा कर दें। ठीक है, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लिया सभी ने, आगे बढ़े। So to derive benefits from high yielding variety seeds, Indian farmers need to have reliable irrigation facilities and financial resources, because chemical fertilizers ये भी कोई सस्ते तो आते नहीं हैं, महंगे आते हैं। इरिगेशन फैसिलिटी भी देखना है ना, ट्यूबवेल वगैरह लगवाना, इसमें भी टाइम लगता है, पैसा लगता है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने क्या बोला था, हम आपको थोड़ा बहुत पैसा भी देंगे, हेल्प करेंगे, वक्त पे आपके साथ खड़े रहेंगे, बस आप इतना सुन लो कि ये सीड्स को अप्लाई करो, ये सारी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करो, आप देखोगे कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत करने की पूरी कोशिश करी। क्लियर? चलो, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 phases। तो 2 phases में भाई हमने सक्सेस देखा है। पहला फेज की अगर हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द मिड 60s एंड 70s द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मोर अफ्लुएंट स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। Further, the use of high-yielding variety seeds primarily benefited the wheat growing regions only. So you need to remember, ये वाला जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये स्टेटमेंट मैंने आपको assertion और रीजन में भी करा है। देखो मैंने आपको पहले बताया है कि वीट के साथ साथ राइस में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है, लेकिन अगर मैं ज्यादा बोलूँ मेनली किस में देखने को मिला है, दैट इज वीट, है ना। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो वीट पे ही टिक करना है हमें, ठीक है। अगर कई बार आपके पास लिखा होगा वीट ओनली तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। अगर वीट ओनली लिखा है तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, आप उस पर भी टिक कर सकते हो। So, in the first phase, mid-60s to mid-70s, the use of high-yielding variety seeds was restricted to more affluent states like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. क्यों? बिकॉज यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी। तो पहले ट्रायल करने के लिए कि भाई असली में वर्क करता है कि नहीं करता, तभी तो पूरे देश को बताएंगे। तो हमने क्या बोला, एक ट्रायल करते हैं, पहले ऐसे स्टेट्स में जाते हैं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अभी हैं। तो हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे अप्लाई किया, तो हमने देखा कि नहीं ये तो काम कर गया। फिर हमने बोला कि यार इसको तो पूरे देश में हमें करना है। सो दैट इज वाई फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ उसी जगह पे रिस्ट्रिक्टेड रखा है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी। सेकेंड फेज में हमने जो मिड-70s टू मिड-80s रहा है, द हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद हमें समझ आया कि नहीं यार दिस इज वर्किंग, सो वी डिसाइडेड टू मेक श्योर कि बाकी सारे स्टेट्स को भी फायदा हो। तो हमने सेकंड फेज में बाकी सारे स्टेट्स में भी चीज़ों को प्रमोट किया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। डन, पक्का, आगे बढ़े। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा पहला पार्ट जहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है कि भाई एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर के ग्रीन रिफॉर्म्स क्या थे, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। स्टार्टिंग का हमने पूरा पोर्शन पढ़ा है, ये हमारा पार्ट 1 था ऑफ रिवीजन। हमें पार्ट 2 भी आएगा जहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद क्वालिटी एजुकेशन, राइट। वी हैव CBSE बोर्ड जहाँ पे आप देख सकते हो वी कवर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज, सारे क्लासेस, NCERT सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू हियर। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो आपको बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के मिलेंगे। और साथ ही में आप नीचे 3 चीज़ें और देख सकते हो, दैट इज वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश का एंड क्रैश कोर्सेज भी आपको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशंस, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। आप हमारी एप्लीकेशन भी देख सकते हो और वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हो आपको कोई भी डाउट आए तो। स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, keep practicing, and I'll meet you in the next video. Till then, bye bye and thank you for watching this video.